हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चे। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। आज हम आपको फंडामेंटल्स बताएंगे पार्टनरशिप के, ताकि आगे वाले चैप्टर्स में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, पूरी पार्टनरशिप आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक्स का नॉलेज होना जरूरी है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो देखिए, हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, किसी भी काम को अगर हम अकेले करते हैं तो हम ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं और सक्सेस रेट ज़्यादा नहीं रहती है। और वही काम अगर हम मिलजुल के करते हैं, ग्रुप्स में करते हैं, टीम वर्क के साथ करते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उस काम को आसानी से कर पाते हैं और सक्सेस रेट भी हमारा हाई रहता है। तो देखिए, अलोन वी कैन डू सो लिटल, टुगेदर वी कैन डू सो मच। अकेले हम किसी भी काम को बहुत कम कर पाते हैं, लेकिन अगर हम उसी काम को दूसरों के साथ मिलके करते हैं, टीम वर्क में करते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उस काम को आसानी से कर पाते हैं। तो देखिए, आज इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, when the business is established and managed by only one person, it is known as sole proprietorship or single ownership। जब कोई भी बिजनेस सिर्फ अकेले एक व्यक्ति द्वारा मैनेज किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है, उस बिजनेस को हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप और सिंगल ओनरशिप। देखिए, टोटल कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर ओनली एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो देखिए, सिंगल ओनरशिप में क्या होता है, जब एक ही व्यक्ति बिजनेस को एस्टेब्लिश करता है, उस बिजनेस को मैनेज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप और सिंगल ओनरशिप। और जितना भी टोटल इन्वेस्टमेंट होता है कैपिटल का, वो प्रोप्राइटर अकेला लगाता है, और जितने भी प्रॉफिट्स और लॉसेस बिजनेस में होंगे वो अकेला व्यक्ति ही रिस्पॉन्सिबल होगा सब प्रॉफिट्स और लॉसेस के लिए। तो देखिए, यहाँ पे सिंगल ओनरशिप का फायदा तो रहता है, सोल प्रोप्राइटरशिप का फायदा तो रहता है कि जितने भी प्रॉफिट्स होंगे सारे उसी अकेले व्यक्ति को मिलेंगे, और जितने भी बिजनेस के डिसीजंस होंगे वो फ्रीली अकेला व्यक्ति ले सकता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। लेकिन फायदे के साथ साथ इसके नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है, तो देखिए, मेन डिसएडवांटेज ऑफ सिंगल ओनरशिप इज दैट हिज ऑल पर्सनल प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज एट रिस्क एंड मे बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ बिजनेस लाइबिलिटीज। तो देखिए, मेन डिसएडवांटेज क्या है सिंगल ओनरशिप का, कि अगर बिजनेस की लाइबिलिटीज की पेमेंट नहीं कर पाता है तो उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे अटैच हो सकती हैं, किसके लिए, लाइबिलिटीज की पेमेंट के लिए। तो देखिए, यहाँ पे काफ़ी रिस्की रहता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, क्योंकि देखिए यहाँ पे पर्सनल प्रॉपर्टीज भी बिजनेसमैन की यहाँ पे अटैच हो सकती हैं और अकेला व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है। तो एक इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ये। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में देखिए हम 11th क्लास में पढ़ते थे, और 11th क्लास में हमने इसकी अकाउंटिंग सीखी थी। अब हम 12th क्लास में आ चुके हैं। अब हम आज पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ी, दैट्स वाई द नीड ऑफ पार्टनरशिप टेक प्लेस। देखिए, हम इसके बारे में अभी समझते हैं कि पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ी। हम सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस भी कर रहे थे, उससे काम क्यों नहीं चल रहा है, हमें पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इन पार्टनरशिप लॉस इज शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स। देखिए, पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर बिजनेस में नुकसान होता है तो सारे पार्टनर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो उस लॉस को आपस में बांट लेते हैं। तो देखिए, ज़्यादा बर्डन किसी एक सिंगल पर्सन पे नहीं पड़ेगा। लेकिन सिंगल प्रोप्राइटरशिप में या सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, ओनली वन पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लॉसेस। सिर्फ एक व्यक्ति ही सारे बिजनेस के लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। लेकिन पार्टनरशिप में क्या है, सारे जितने भी पार्टनर्स हैं वो लॉसेस को आपस में बांट लेते हैं, ताकि किसी एक पे बर्डन नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो एक फ़ायदा तो देखिए पार्टनरशिप का ये है कि अगर बिजनेस में नुकसान हो भी जाता है तो सारे पार्टनर्स में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन सिंगल ओनरशिप में क्या था, सिर्फ एक व्यक्ति ही रिस्पॉन्सिबल है उन सारे लॉसेस के लिए। देखिए, मेन एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप इज दैट देयर आर 2 or more persons टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। देखिए, मेन एडवांटेज, मेन फायदा क्या है पार्टनरशिप का, कि जितने भी बिजनेस में 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप का,
पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों का होना जरूरी है। तो यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं बिजनेस की। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति बिजनेस का काम करेंगे मिलजुल के, तो सक्सेस रेट यहाँ पे ज़्यादा रहती है एज कंपेरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप। देखिए, ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। जितने भी बिजनेस में फायदे या नुकसान होते हैं वो सारे पार्टनर्स में डिवाइड किए जाते हैं। पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस आउट ऑफ एग्रीमेंट। अच्छा, पार्टनरशिप कैसे एग्जिस्टेंस में आता है, पार्टनरशिप का पता कैसे लगता है हमें कि पार्टनरशिप का ओरिजिन कैसे होगा? एग्रीमेंट की वजह से। जब 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में एग्रीमेंट होगा बिजनेस को लेके, तो तभी यहाँ पे पार्टनरशिप का ओरिजिन हो पाएगा। यानी कि एग्रीमेंट का होना जरूरी है, और एग्रीमेंट हो सकता है रिटर्न में रहे या फिर ऑरल रहे दोनों पार्टनर्स के बीच में। तो देखिए, एग्रीमेंट में क्या होता है, उनके बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो लिखी जाती हैं। किस पार्टनर को सैलरी मिलेगी, किस पार्टनर को कमीशन मिलेगा, किस पार्टनर को प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिलेगा, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस इस एग्रीमेंट में लिखी जाती हैं। पार्टनरशिप के ओरिजिन के लिए, पार्टनरशिप के लिए कंपल्सरी है कि उनके बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। देखिए, इट इज बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट। देखिए, बोला तो क्या है कि ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एग्रीमेंट रिटन में ही होना चाहिए। वो ज़्यादा फायदेमंद है ताकि पार्टनर्स के बीच में लड़ाई झगड़ों को अवॉइड किया जा सके। जी सर। तो देखिए, यहाँ पे हमने आपको बताया कि पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था कि एक अकेला व्यक्ति पूरे बिजनेस को मैनेज कर रहा है और बिजनेस के लॉसेस या प्रॉफिट्स अकेला ही लॉसेस या प्रॉफिट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखिए, एक फ़ायदा तो रहता है सोल प्रोप्राइटरशिप में कि वो जितने भी बिजनेस के डिसीजंस हैं वो अकेला खुद ले सकता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा उसको। लेकिन बिजनेस में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप का, कि अगर बिजनेस में नुकसान हो जाता है तो वो अकेला व्यक्ति ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यहाँ पे अटैच हो सकती है। और पार्टनरशिप का देखिए, पार्टनरशिप में क्या है, पार्टनरशिप का फायदा क्या है कि अगर बिजनेस में नुकसान हो भी जाता है तो वो सारे पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, सारे पार्टनर्स उसको शेयर करेंगे, किसी अकेले व्यक्ति पे यहाँ पे बर्डन नहीं पड़ेगा। और 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति जब मिलके कोई बिजनेस करेंगे तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर करेंगे, उनके काम भी बढ़ जाएंगे, और जो जिस काम में स्पेशलिस्ट होगा वो उस काम को करेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन पार्टनरशिप में सक्सेस रेट ज़्यादा रहता है। देखिए, आज शुरू करने जा रहे हैं हम मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। अभी आपको इंट्रोडक्शन बताया मैंने, अभी चैप्टर का बेसिक्स जो हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, पार्टनरशिप का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, व्हेन 2 और मोर पर्सन्स, 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति मिलके एग्रीमेंट करते हैं। When 2 or more persons are in agreement and ready to share profits and losses of business carried on by all, any of them acting for all is known as partnership. जब 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलके आपस में एग्रीमेंट करते हैं और बिजनेस के जितने भी प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं उसको, चाहे वो प्रॉफिट सबने मिलके कमाए हैं चाहे किसी एक ने कमाए हैं, लेकिन सब में बढ़ते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। तो देखिए, 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों का होना यहाँ पे जरूरी है। अच्छा, देखिए डेफिनेशन में आए तो आपको एग्जाम में देखिए डेफिनेशन प्रॉपरली लिखनी होगी। अगर डेफिनेशन आप लिखना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो देखिए, जितना भी पार्टनरशिप हमारे जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बने हैं वो किस एक्ट के तहत हमको चलना है, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में कहा गया है क्या, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जो बात हमने ऊपर पढ़ी मीनिंग में, सेम मतलब यहाँ पे भी दिया गया है डेफिनेशन में। पार्टनरशिप एक्ट में भी सेम बात बोली गई है कि पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन है कितने व्यक्तियों के बीच में, 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में रिलेशन है जो कि सहमत है। किस लिए सहमत है वो,
बिजनेस के प्रॉफिट्स को बांटने के लिए, चाहे वो बिजनेस के प्रॉफिट सबने मिलके कमाए हैं, चाहे किसी एक ने कमाए हैं, लेकिन बंटते सब में ही है। अच्छा, तो काफी एक कंफ्यूजन रहता है। देखिए, एक बार आपको फिर से बता देता हूँ पार्टनरशिप का मतलब क्या है। जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति, यानी कि यहाँ से पता लगता है कि एक व्यक्ति पार्टनरशिप नहीं, बिजनेस नहीं कहलाता है, उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बोलते हैं, जहाँ पे सिर्फ सिंगल ऑनर होता है। लेकिन जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलके बिजनेस के प्रॉफिट्स और लॉसेस को बांटने के लिए सहमत रहते हैं, चाहे वो प्रॉफिट सब ने मिलके कमाए हैं, चाहे किसी एक ने कमाए हैं, लेकिन बटेंगे वो सब में उनकी आपस की रेशो में, उनके आपस के अनुपात में, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया है। तो देखिए, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि सर पार्टनर कौन होता है, फर्म कौन होती है, फर्म्स नेम से हम क्या समझते हैं। तो आज वो कन्फ्यूज़न भी हम दूर करते हैं आपका। तो देखिए, समझेंगे पार्टनर कौन है। देखिए, द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप बिजनेस विद वन अनदर इंडिविजुअली आर कॉल्ड पार्टनर्स। देखिए, कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जब मिलके कोई बिजनेस कर रहा है और इंडिविजुअली, हम उनको क्या बोलेंगे, पार्टनर बोलेंगे। जैसे ए, बी और सी तीन व्यक्ति मिलके बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, तो हम इंडिविजुअली उनको क्या बोलेंगे, पार्टनर बोलेंगे। अच्छा, फर्म क्या होता है। द पर्सन्स who have entered into partnership business with one another are collectively called firm। अगर मैं सिर्फ, देखिए, ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, तीन पर्सन्स हैं, और वो पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, तो इंडिविजुअली मैं उनको क्या बोलूँगा, पार्टनर बोलूँगा। लेकिन कलेक्टिवली अगर उन तीनों को एक नाम से बोलना चाहूँ मैं, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, फर्म बोलूँगा। ठीक है, इंडिविजुअली तो वो पार्टनर कहलाएंगे, और कलेक्टिवली अगर उनको एक नाम से मैं बोलना चाहूँ तो एक शब्द हमारे पास क्या आएगा, फर्म। फर्म्स नेम क्या होता है। द नेम अंडर विच ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर कैरिड ऑन इज कॉल्ड फर्म्स नेम। देखिए, जिस नाम से वो बिजनेस कर रहे हैं, सपोज ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, इंडिविजुअली तो हम उनको पार्टनर बोल रहे हैं, कलेक्टिवली अगर एक नाम से बोले तो फर्म हो गया, और जिस नाम से वो बिजनेस कर रहे हैं, सपोज एबीसी लिमिटेड के नाम से वो बिजनेस कर रहे हैं, तो एबीसी लिमिटेड क्या हो जाएगा, फर्म्स नेम। जी सर, हमें इतना पता लग गया कि पार्टनर कौन होते हैं। इंडिविजुअली अगर पर्सन को बोला जाए तो वो पार्टनर कहलाएगा, और उन तीनों को जो मैंने एग्जांपल दिया, अगर उनको एक नाम से बोलना चाहे हम सब पार्टनर्स को, तो वो फर्म कहलाएगी, और जिस नाम से वो बिजनेस कर रहे हैं उसको हम फर्म्स नेम बोलेंगे। तो देखिए, फीचर्स क्या है। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, एलिमेंट्स एक ही बात है। तो देखिए, पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है। तो देखिए, यहाँ पे हम आपको फीचर्स बताते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला फीचर है टू और मोर पर्सन्स। दो और दो से ज्यादा व्यक्तियों का होना जरूरी है। पहला फीचर तो पार्टनरशिप का ही है। देखिए, इसको पढ़ते हैं डिटेल में। टू और मोर पर्सन्स, पहला, सबसे पहला फीचर जो पार्टनरशिप का है, दो और दो से ज्यादा व्यक्ति होने जरूरी हैं, तभी उसको हम पार्टनरशिप बिजनेस बोल सकते हैं। अदरवाइज अगर सिंगल पर्सन बिजनेस कर रहा है, सिंगल व्यक्ति यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, तो उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलेंगे। तो पार्टनरशिप का पहला फीचर है कि दो और दो से ज्यादा व्यक्ति होने जरूरी है। देखिए, अ सिंगल पर्सन कैन नॉट बिकम अ पार्टनर विद हिमसेल्फ। अकेला व्यक्ति अपने आप के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता है। यहां पे हमें कम से कम कितने व्यक्ति चाहिए, दो। टू कमेंस द पार्टनरशिप बिजनेस मिनिमम टू पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। कम से कम दो व्यक्तियों की यहाँ पे जरूरत होगी, तभी वो पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा। अगर हम सरल भाषा में बात करें तो देयर शुड बी एटलीस्ट टू और मोर पर्सन्स, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति होना जरूरी है टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस। अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहते हैं तो दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों का होना जरूरी है।
तो देखिए, एज पर द रूल 10 ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014, मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर इज 50 इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैरिंग ऑन एनी अदर बिजनेस। तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो लिमिट है, देखिए पार्टनरशिप एक्ट ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2014 ने यहाँ पे बताया है। कंपनीज एक्ट 2014 के अकॉर्डिंग क्या है कि मैक्सिमम जो लिमिट है पार्टनर्स की वो कितनी हो सकती है, 50 हो सकती है। इफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स एक्सीड्स द अफोरसेड लिमिट, द पार्टनरशिप फर्म बिकम्स एन इलीगल एसोसिएशन। अगर 50 व्यक्तियों से ज़्यादा इस लिमिट को अगर क्रॉस करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, 50 व्यक्तियों से ज़्यादा अगर पार्टनर्स होते हैं तो वो क्या कहलाएगी, एक इलीगल बिजनेस कहलाएगा, इलीगल एसोसिएशन कहलाएगी, उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। ठीक है जी। तो देखिए, पहला हमारा एक पॉइंट है, क्या था, 2 और 2 से ज़्यादा व्यक्ति होना जरूरी है। सिंगल पर्सन यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं, बिजनेस नहीं कर सकता है, उसको पार्टनरशिप बिजनेस नहीं बोलेंगे हम। और यहाँ पे कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति होना जरूरी है। और कंपनीज एक्ट 2014 के मुताबिक, कंपनी रूल्स 2014 के मुताबिक कम से मैक्सिमम जो लिमिट है मेंबर्स की, मिनिमम तो 2 होने चाहिए, मैक्सिमम लिमिट क्या है, 50 है। और अगर इस लिमिट से ज़्यादा पार्टनर होते हैं किसी बिजनेस में तो वो इलीगल एसोसिएशन कहलाएगी। जी सर, हमें पहला पॉइंट समझ में आता है कि 2 और 2 से ज़्यादा व्यक्ति होना जरूरी है। तो देखिए, दूसरा जो पॉइंट है हमारा, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। देखिए, 2 और 2 से ज़्यादा व्यक्ति तो ठीक है, लेकिन उनके बीच में एग्रीमेंट होना भी जरूरी है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाएगा। एज पर द सेक्शन 5 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, देखिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 5 में क्या लिखा है, रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम द स्टेटस। तो देखिए, पार्टनर्स के बीच में, पर्सन्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, तभी वो पार्टनर्स कहलाएंगे। एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स कैन बी आइदर ओरल और रिटन। एग्रीमेंट जो है, मैंने पहले भी बताया कि ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, पर इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव रिटन एग्रीमेंट। लेकिन ये हमेशा बोला जाता है कि देखिए, जो एग्रीमेंट है वो रिटन में होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में, ताकि उनके बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, फ्यूचर में उसको अवॉइड किया जा सके। ठीक है, रिटन एग्रीमेंट यहाँ पे हेल्पफुल होता है डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए। तो देखिए, हमें देखिए 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति होना पहला इसका फीचर है। दूसरा फीचर क्या है कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट का होना जरूरी है, और वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, लेकिन हमेशा एडवाइस दी जाएगी आपको कि एग्रीमेंट किस में होना चाहिए, रिटन में होना चाहिए, ताकि पार्टनर्स के बीच में लड़ाई झगड़े को अवॉइड किया जा सके। क्योंकि रिटन एग्रीमेंट एक कंक्लूसिव प्रूफ होता है जिसको आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं। तीसरा जो फीचर है, देखिए क्या है, लॉफुल बिजनेस। जो पार्टनरशिप कर रहे हैं जिस बिजनेस के लिए, वो लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। देखिए, एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन बी, द वर्ड बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। तो देखिए, सेक्शन 2 सबसेक्शन बी के मुताबिक, पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन बी के मुताबिक क्या है कि बिजनेस का मतलब क्या है, हर वो ट्रेड, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी प्रोफेशन जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टनरशिप शुड बी कैरिंग ऑन सम लीगल बिजनेस। और जो भी हम पार्टनरशिप, जिस पर्पस के लिए हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, जो भी हमारा उद्देश्य है, वो पार्टनरशिप बिजनेस का लीगल होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए विद एम ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट मोटिव के लिए हम बिजनेस कर रहे हैं। हियर इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट व्हाट अ लीगल पार्टनरशिप बिजनेस इज। तो देखिए, समझते हैं एग्जांपल के थ्रू कि लीगल पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है। इफ राम एंड श्याम परचेज अ प्लॉट ऑफ लैंड ज्वाइंटली। देखिए, राम और श्याम ने लैंड परचेज किया ज्वाइंटली, दे बिकेम द ज्वाइंट ऑनर्स ऑफ द लैंड। वो ज्वाइंट ऑनर्स कहलाएंगे, बट दे आर नॉट पार्टनर्स। इनको आप पार्टनर्स नहीं बोल सकते।
देखिए, राम और श्याम ने कोई लैंड खरीदा, दोस्त हैं, दो मित्र हैं, उन दोनों ने लैंड खरीदा ज्वाइंटली। तो ये ज्वाइंटली जो उन्होंने लैंड खरीदा तो वो ज्वाइंट ऑनर्स कहलाएंगे, इनको हम पार्टनर्स नहीं बोल सकते। क्यों? if they continue in the business of purchase and sale of property and sharing profit, they will be called partners। हाँ, अगर उनका बिजनेस है लैंड परचेज करने का, लैंड खरीदने बेचने का, और उससे वो प्रॉफिट्स कमा के आपस में बांटते हैं, तो उसको हम पार्टनरशिप बिजनेस बोल सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक बार उन्होंने लैंड परचेज किया मिल के, तो उसको आप पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये उनका बिजनेस नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लॉफुल बिजनेस होना जरूरी है, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए, मेन मोटिव प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। और तो देखिए एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताया कि अगर दो व्यक्ति मिलके लैंड खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, और प्लॉट ऑफ लैंड उन्होंने खरीदा है, तो वो ज्वाइंट ऑनर्स कहलाएंगे, क्योंकि वो उनका बिजनेस नहीं है। हाँ, अगर वो उनका बिजनेस है, वो बार बार यही काम करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, अगर वो उनका बिजनेस है, तब वो पार्टनरशिप कहलाएंगे, पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएंगे, पार्टनर्स कहलाएंगे। तो देखिए लॉफुल बिजनेस का होना जरूरी है, तभी पार्टनरशिप यहाँ पे कहलाया जाएगा। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं लीगल बिजनेस को लेके। पार्टनरशिप मस्ट बी फॉर लीगल बिजनेस, अनलॉफुल एक्टिविटीज आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्टनरशिप बिजनेस। देखिए पार्टनरशिप किसकी होनी चाहिए? सिर्फ लीगल बिजनेस की होनी चाहिए। अनलॉफुल एक्टिविटीज को पार्टनरशिप बिजनेस नहीं बोला जाएगा यहाँ पे। तो देखिए सेम एग्जांपल दिया गया है, लैंड परचेज किया ए और बी ने ज्वाइंटली एंड सोल्ड आफ्टर सम टाइम, और कुछ दिनों बाद उन्होंने उस लैंड को बेच दिया प्रॉफिट में, एंड प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ए एंड बी, और ए और बी ने उसको आपस में बांट लिया, इक्वली बांट लिया। तो इसको हम पार्टनरशिप बिजनेस नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनका काम नहीं है, ये उनका बिजनेस नहीं है इस चीज का। उन्होंने सिर्फ एक बार ये लैंड खरीदा है और उसको फिर बेच दिया, और जो प्रॉफिट्स आए वो बांट लिए। नो डाउट दो से ज्यादा व्यक्ति थे, एग्रीमेंट भी हुआ होगा, लेकिन ये इनका बिजनेस नहीं है। तो देखिए तीसरा फीचर जब तक फुलफिल नहीं होगा तब तक ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। ठीक है जी। एक एग्जांपल नेक्स्ट है, देखिए व्हाइट एंड ब्लैक आर डूइंग स्मगलिंग एंड शेयर द अमाउंट अर्नड इक्वली, इट इज नॉट अ पार्टनरशिप बिजनेस। देखिए व्हाइट ब्लैक दो पार्टनर्स हैं, दो पर्सन्स हैं, उन्होंने स्मगलिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये तो पहले ही अनलॉफुल बिजनेस है। तो अनलॉफुल बिजनेस यहाँ पे पार्टनरशिप क्रिएट नहीं करता है, पार्टनरशिप के लिए लॉफुल बिजनेस का होना जरूरी है। तो देखिए हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ। पहला पॉइंट है फीचर हमारा कि पार्टनरशिप में दो और दो से ज्यादा व्यक्तियों का होना जरूरी है, और इनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एडवाइस दी जाती है कि एग्रीमेंट रिटन में ही होना चाहिए, ताकि इनके बीच में लड़ाई झगड़े ना हो। और तीसरा जो है कि इनके जो बिजनेस है, जो भी पार्टनरशिप कर रहे हैं जिस पर्पस के लिए, वो लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, अनलॉफुल बिजनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है जी सर, हमें 3 पॉइंट समझ में आते हैं कि दो और दो से ज्यादा व्यक्ति होने चाहिए, दूसरा एग्रीमेंट इनके बीच में होना चाहिए, और तीसरा ये जो बिजनेस है उनका लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स। तो देखिए पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है व्यक्तियों के बीच में, दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में, जो किस लिए सहमत है, प्रॉफिट को बांटने के लिए। तो यानी कि प्रॉफिट भी यहाँ पे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी यहाँ पे जरूरी है, एक फीचर। ऑल प्रॉफिट्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए ऑल प्रॉफिट्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। जितना भी पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट होता है वो सारे पार्टनर्स में बांटा जाएगा। wherever there is dispute for the distribution of profit, in such a case provision of Indian Partnership Act 1932 will be applicable। अगर प्रॉफिट को लेके पार्टनर्स के बीच में अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है,
तो वो कहाँ पे सॉल्व किया जाएगा, किस एक्ट के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व किया जाएगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। वहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होगा, जो एक्ट ने बोला है उसके अकॉर्डिंग ही पार्टनर्स को चलना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, if the partnership is formed by two or more persons for the purpose of charitable activity, it will not be termed as partnership. अगर पार्टनर दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिले हैं, आपस में जुड़े हैं और किस पर्पस के लिए जुड़े हैं, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के लिए जुड़े हैं, तो उसको भी हम पार्टनरशिप बिजनेस नहीं बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे चारों फीचर्स जो है यहाँ पे पूरे फुलफिल होने चाहिए। पहला देखिए, दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए, और किस लिए, एग्रीमेंट उनके बीच में होना चाहिए, और तीसरा लॉफुल बिजनेस होना चाहिए उनका, और फोर्थ है प्रॉफिट शेयरिंग के लिए वो बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, चैरिटेबल एक्टिविटीज अगर कर रहे हैं तो उसको पार्टनरशिप बिजनेस नहीं बोलेंगे। ठीक है सर, हमें 4 पॉइंट्स, 4 फीचर्स पता लग गए हैं इसके। पांचवा देखिए, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि इसको हम म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। देखिए, चाहे प्रॉफिट सबने मिलके कमाया है, चाहे किसी एक व्यक्ति ने कमाया है, लेकिन बटेगा वो सब में, उनकी आपस की रेशो में। इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी। अ पार्टनर एक्ट्स इन बोथ वेज एज एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। तो देखिए, पार्टनर एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं और एजेंट भी हैं, एक दूसरे के बिहाफ पे वो एक्ट कर सकते हैं। देखिए, द पार्टनरशिप बिजनेस मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस का मतलब ही क्या है, चाहे वो बिजनेस सारे मिलके कर रहे हैं, चाहे कोई एक पार्टनर ने प्रॉफिट कमाया है, चाहे सबने मिलके प्रॉफिट कमाया है, लेकिन वो बटेगा क्या, सब में। A partner is entitled to participate in the affairs or conduct of the business। और पार्टनर को यहाँ पे राइट है कि उसका अपना हक है यहाँ पे कि वो जितने भी यहाँ पे अफेयर्स होंगे पार्टनरशिप में, जितने भी कंडक्ट होंगे बिजनेस के, उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा। उसको पार्टिसिपेट करने से रोका नहीं जा सकता। देखिए, द पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। तो देखिए, पार्टनरशिप जो किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड करता है, म्यूचुअल एजेंसी के ऊपर बेस्ड करता है। मतलब म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है, चाहे प्रॉफिट सब मिलके कमा रहे हैं, चाहे किसी एक ने कमाया है, लेकिन बाटा सब में जाएगा। तो देखिए, एज एन एजेंट, मैंने बताया कि पार्टनर एक दूसरे के एजेंट भी हो सकते हैं और प्रिंसिपल भी हो सकते हैं। देखिए, एज एन एजेंट अ पार्टनर कैन बाइंड अदर पार्टनर्स। देखिए, एजेंट के तौर पे अगर 2 व्यक्ति हैं या 3 व्यक्ति हैं, उनमें से एक व्यक्ति ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, और उसमें से ए अगर डीलिंग करता है, तो ए ने जो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया है थर्ड पार्टी के साथ, उसके लिए बी और सी भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो भी यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे, क्योंकि ए ने बी और सी के बिहाफ पे एजेंट के तौर पे काम किया। तो इसी को हम म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। अगर कोई भी पार्टनर एक्ट करता है तो बाकी पार्टनर्स भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। एज प्रिंसिपल ही इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर्स। जो दूसरों ने एक्ट किया है, देखिए, ए पूरे पार्टनरशिप बिजनेस के बिहाफ पे, बी और सी के बिहाफ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है, और एज अ प्रिंसिपल बाकी पार्टनर्स बी और सी वो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, उस एक्ट से बाइंड हो जाएंगे जो भी उसने ए ने एक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टनर्स एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हो सकते हैं और एजेंट भी हो सकते हैं। जी सर, हमें 5th वाला भी पॉइंट पता लग गया है कि म्यूचुअल एजेंसी, कि चाहे प्रॉफिट एक व्यक्ति ने कमाया, एक पार्टनर ने कमाया है, चाहे सबने मिलके कमाया है, लेकिन बटेगा सब में। और कोई भी एक्ट एक पार्टनर करता है पूरी पार्टनरशिप फर्म के लिए, तो बाकी पार्टनर्स भी यहाँ पे बाउंड होते हैं, लाइबल होते हैं। अच्छा, फिर 6th है हमारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखिए, द लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह यहाँ पे भी लाइबिलिटीज पार्टनर्स की अनलिमिटेड रहती है। इट मीन्स इफ द एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर नॉट सफिशिएंट टू मीट इट्स लाइबिलिटी, पार्टनर विल लूज हिज कैपिटल एज वेल एज हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखिए, अगर पार्टनरशिप बिजनेस में नुकसान हो जाता है और पार्टनरशिप बिजनेस के पास इतने एसेट्स नहीं है कि वो अपनी लाइबिलिटीज की पेमेंट कर सके,
तो पार्टनर्स की कैपिटल तो जाएगी ही जाएगी, पार्टनर्स ने जो इन्वेस्टमेंट किया वो तो लूज करेंगे ही करेंगे, साथ में उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी अटैच हो सकती हैं। तो देखिए, इन सिंपल वर्ड्स, प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स कैन बी यूज्ड टू मीट द लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। पार्टनर्स की एसेट्स को, पार्टनर्स की प्रॉपर्टीज को यहाँ पे यूज किया जा सकता है बिजनेस की लाइबिलिटीज की पेमेंट के लिए। देखिए, हालांकि एक इसका डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पे पार्टनर्स, एक कोई अकेला व्यक्ति यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो जो लॉसेज होंगे वो सब में बांटे जाएंगे उनकी रेशो में, जो रेशो उन्होंने डिसाइड किया है। तो एक आप इसका डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं कि हर पार्टनर की यहाँ पे लाइबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। जी सर, ये 6th वाला भी हमें पता लगा। देखिए, फीचर्स फिर से बता देते हैं। पहला फीचर है दो और दो से ज़्यादा व्यक्ति होना जरूरी है। दूसरा है कि एग्रीमेंट होना जरूरी है पार्टनर्स के बीच में, बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, और प्रॉफिट शेयरिंग के लिए पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे, चैरिटेबल एक्टिविटीज पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाएंगी, और म्यूचुअल एजेंसी रहेगी, पार्टनर्स एक दूसरे के बिहाफ पे एक्ट कर सकते हैं। अगर कोई एक्ट करता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोई काम करता है, तो बाकी पार्टनर्स भी यहाँ पे बाइंड होते हैं, और इनकी लाइबिलिटीज क्या रहती हैं, अनलिमिटेड रहती हैं। अगर पार्टनरशिप बिजनेस के पास, फर्म के पास एसेट्स नहीं है पूरे अपनी लाइबिलिटीज को पूरा करने के लिए, पेमेंट करने के लिए, तो यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल तो लूज होगी, पार्टनर्स अपनी कैपिटल तो गवाएंगे ही गवाएंगे, साथ में उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे अटैच हो सकती है। 7th जो हमारा यहाँ पे पॉइंट है, फीचर, इट इज म्यूचुअल एजेंसी। देखिए, म्यूचुअल ट्रस्ट और utmost good faith, partnership is the relation of good faith among the partners. They should work as team with mutual trust and utmost good faith on each other. They should consult each other while performing activities for the partnership business. तो देखिए, अगर पार्टनर्स आपस में कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उनको गुड फेथ में यहाँ पे काम करना है, ठीक है, विश्वास से काम करना है, दूसरे को धोखा नहीं पहुंचाना है, दूसरे को धोखा पहुंचाने के लिए काम नहीं करना है, ठीक है। और जब भी कोई काम करें तो देखिए, उन्होंने टीम वर्क में यहाँ पे काम करना है, लेकिन जो भी दूसरे का ट्रस्ट उसको नहीं तोड़ना है। अगर कोई पार्टनर काम कर रहा है तो दूसरे से विश्वासघात नहीं करना है, यहाँ पे देखिए एक सबसे बड़ा फीचर है। और अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो सबसे पहले बाकी पार्टनर्स को भी कंसल्ट करना है किसी भी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। तो देखिए, 7th फीचर था म्यूचुअल ट्रस्ट, और फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन। 8th है हमारा रजिस्ट्रेशन। इट इज नॉट कंपल्सरी नेसेसरी टू रजिस्टर द पार्टनरशिप बिजनेस एज पर लॉ। लॉ के मुताबिक यहाँ पे जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि पार्टनरशिप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल एंड इन फेवर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस दैट इट शुड बी प्रेफरेबल रजिस्टर्ड बाय लॉ। लेकिन यहाँ पे एडवाइस दी जाती है कि हमें अपने पार्टनरशिप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, ठीक है, ताकि जो भी फ्यूचर में पार्टनरशिप बिजनेस को गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई हेल्प मिलती है या फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होती हैं जो रजिस्टर्ड फर्म को ही मिलती हैं, तो उसलिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। मतलब जरूरी तो नहीं है, लेकिन करवा सकते हैं आप, तो एक इसका बेनिफिट भी रहता है। हाँ, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहते हैं तो सिर्फ एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में होगा, उसी से आप यहाँ पे पार्टनरशिप बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी नहीं है। 9th है हमारा, देखिए, एक्ट। इन इंडिया, भारत की बात करेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज एप्लीकेबल ऑन द पार्टनरशिप। कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा यहाँ पे? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। Whenever there is dispute about interest on capital, interest on drawings, profits, etc. यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस को लेके कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में, तो उसको कहाँ पे सॉल्व किया जाएगा, किससे हेल्प ली जाएगी? पार्टनरशिप एक्ट, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। इन सच अ केस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज हेल्पफुल। जैसा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक बताया गया होगा, उस प्रकार उस डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाएगा, और उससे बाकी पार्टनर्स को भी, जितने भी पार्टनर्स हैं उनको सहमत होना पड़ेगा। 10th देखिए,
restrictions of transfer of shares. In partnership, a partner cannot transfer his share to anyone. देखिए, पार्टनर अपना हिस्सा, प्रॉफिट का हिस्सा किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता है यहाँ पे, चाहे उसके फैमिली मेंबर्स हों, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर. जब तक बाकी पार्टनर सहमत नहीं होते हैं तब तक वो अपने जो शेयर्स हैं वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, वो उसी का रहेगा जो पार्टनर है. ठीक है जी. तो देखिए, हमने यहाँ पे 10 यहाँ पे इसके फीचर्स पढ़े हैं. एक बार आपको बता देते हैं कौन कौन से फीचर्स थे. पहला देखिए क्या है, 2 और 2 से ज़्यादा व्यक्ति होना जरूरी है. दूसरा था कि एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में, वो रिटन भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है, और बिजनेस उनके बीच में लॉफुल होना चाहिए. फोर्थ है कि प्रॉफिट शेयरिंग के लिए वो पार्टनरशिप कर रहे हैं, चैरिटेबल एक्टिविटीज पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाती हैं. और म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए उनके बीच में, मतलब चाहे वो कोई भी एक पार्टनर एक दूसरे के बिहाफ पे प्रिंसिपल और एजेंट के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई पार्टनर्स एक्ट करता है तो बाकी पार्टनर्स भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. अनलिमिटेड लाइबिलिटीज है पार्टनर्स के बीच में, और म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, गुड फेथ में काम करना पड़ेगा हर पार्टनर को. रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होगा अगर कोई डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में. और अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं पार्टनर्स. ठीक है, वो जब तक बाकी पार्टनर्स की कंसेंट, सहमति नहीं मिलती है तब तक जो पार्टनर है अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता है, चाहे वो अपने मेंबर्स को, फैमिली मेंबर्स को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता. तो देखिए, मैंने आपको सारे जितने फीचर मैक्सिमम जो पॉसिबल थे वो सारे समझा दिए हैं, और एग्ज़ाम में आप मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं. जितने मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन आपका होगा उसके अकॉर्डिंग फीचर्स लिख सकते हैं. लेकिन नॉलेज सारे फीचर्स के बारे में होना जरूरी है. अच्छा, बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की. पार्टनरशिप डीड क्या होती है? देखिए, पार्टनरशिप डीड is a written agreement signed by all the partners. देखिए, पार्टनरशिप डीड क्या है? एक रिटन एग्रीमेंट है, और जो किस द्वारा साइन की जाएगी? सारे पार्टनर्स द्वारा साइन की जाएगी. ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या है? एक रिटन एग्रीमेंट है जो सारे पार्टनर्स जिसको साइन करेंगे, सहमत रहेंगे जिसके लिए. क्योंकि रिटन एग्रीमेंट है तो उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाएंगी और सारे पार्टनर्स की सहमति ली जाएगी सिग्नेचर के साथ. सेकेंड देखिए, इट इज डॉक्यूमेंट विच कंटेन ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीड बाय द पार्टनर्स. जिस चीज के लिए पार्टनर्स सहमत हुए हैं वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस इस डीड में, इस डॉक्यूमेंट में लिखी जाएंगी. एज वी नो दैट पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स. देखिए, बिना पार्टनरशिप डीड के पार्टनरशिप बिजनेस का ओरिजिन नहीं हो सकता है. पार्टनरशिप का ओरिजिन तभी होगा, पार्टनरशिप बिजनेस तभी माना जाएगा जब पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रीमेंट, रिटन या ओरल एग्रीमेंट होगा. देखिए, वही बात इसने दोबारा बोल दी है यहाँ पे, द एग्रीमेंट में बी रिटन और ओरल. एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ रिटन एग्रीमेंट देयर में बी डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट अमंग द पार्टनर्स रिगार्डिंग प्रॉफिट्स. अगर पार्टनरशिप, देखिए वैसे तो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर पार्टनर्स के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है प्रॉफिट्स को लेके तो रिटन एग्रीमेंट यहाँ पे जरूरी माना गया है, बेटर माना गया है. देयरफॉर एग्रीमेंट शुड बी रिटन एंड साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स. एग्रीमेंट रिटन होना चाहिए और सारे पार्टनर्स द्वारा साइंड होना चाहिए. पार्टनर्स कैन मेक चेंजेस in the clauses of partnership deed time to time with the consent of all partners. देखिए, पार्टनर्स अपने आपस में जो उनके डीड्स में जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको वो चेंज कर सकते हैं सारे पार्टनर्स की सहमति के साथ. तो ठीक है, तो ये पार्टनरशिप डीड है. पार्टनरशिप डीड सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताएं तो रिटन एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं जिसके लिए सारे पार्टनर्स सहमत होते हैं, और रिटन और ओरल दोनों में से कुछ भी हो सकता है.
लेकिन यहाँ पे रिटर्न एग्रीमेंट बेटर माना जाता है ताकि पार्टनर्स के बीच में जो लड़ाई झगड़ा है उसको अवॉइड किया जा सके। अच्छा, कंटेंट्स की बात करें तो पार्टनरशिप डीड में कंटेंट्स क्या क्या रहते हैं? द पार्टनरशिप डीड यूजली कंटेन्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स: नेम ऑफ द फर्म, सबसे पहला कंटेंट क्या होगा कि फर्म का नाम क्या है, एड्रेस होना चाहिए फर्म का, और मेन बिजनेस क्या है, एक्टिविटी कौन सी कर रहे हैं। पहला या तो यहाँ पे कंटेंट नाम, एड्रेस और मेन बिजनेस होगा। दूसरा क्या है, नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके नाम और उनके एड्रेसेस। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस कब से स्टार्ट किया उन्होंने, वो डेट लिखी जाएगी। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है पार्टनर्स ने, वो लिखा जाएगा। रेशियोज इन विच प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स, पार्टनर्स प्रॉफिट्स और लॉसेस को किस रेशियो में शेयर करेंगे वो भी लिखा जाएगा। किस पार्टनर को सैलरी, कमीशन, अलाउंसेस दिए जाएंगे वो भी यहाँ पे कंटेंट में लिखा जाएगा। पार्टनर्स के राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज क्या हैं, उनकी लाइबिलिटीज क्या हैं, वो सारी यहाँ पे गिवन रहेंगी। ड्यूरेशन कितना रहेगा पार्टनरशिप का। मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट, ऑडिट कैसे किया जाएगा पार्टनरशिप अकाउंटिंग को। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा उनका। रूल्स रिगार्डिंग द ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, लोन गिवन टू द फर्म बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन डेट लोन पेबल टू द पार्टनर। तो देखिए किस बैंक से वो ऑपरेशन करेंगे, किस बैंक से वो ऑपरेट करेंगे, उसकी डिटेल्स होंगी। और अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसको कितना इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा। गुडविल की वैल्यूएशन के लिए कौन सा मेथड वो यूज कर रहे हैं। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर एडमिट किया जाता है, रिटायर होता है कोई पार्टनर या किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उससे रिगार्डिंग क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, जब पार्टनरशिप बिजनेस को क्लोज करेंगे, डिसॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे कैसे सेटलमेंट करेंगे अकाउंट्स को, वो लिखा जाएगा। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, कैसे अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा वो लिखा जाएगा। तो पार्टनरशिप डीड में यानी कि सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाएंगी जो पार्टनर्स जिसके लिए आपस में सहमत होंगे। तो ये कुछ कंटेंट्स मैंने आपको बताए थे जो पार्टनरशिप डीड में रहते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर्स के बीच में डीड नहीं होती, पार्टनरशिप डीड ही नहीं है उनके बीच। देखिए प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड अगर पार्टनर्स के बीच में नहीं है तो व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डीड इज मेड बट इज साइलेंट अबाउट द सम फैक्ट्स। तो देखिए अगर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच में नहीं है या पार्टनरशिप डीड है लेकिन कुछ फैक्ट्स को लेके साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में कुछ बोला नहीं गया उसके बारे में, तो वहां पे मैंने बताया था कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होगा। कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अच्छा, अगर रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर, इसके बारे में अगर कुछ पार्टनरशिप डीड में नहीं बोला गया या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो सेक्शन 13 सब सेक्शन ए के मुताबिक नो पार्टनर इज इंटाइटल टू गेट रेम्यूनरेशन, सैलरी एंड कमीशन, किसी पार्टनर को सैलरी, कमीशन और रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। देखिए अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो सैलरी देंगे, कमीशन के बारे में बोला है तो कमीशन देंगे पार्टनर को, रेम्यूनरेशन बोला है तो रेम्यूनरेशन देंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है सैलरी, कमीशन और रेम्यूनरेशन को लेके और कोई पार्टनर बोलता है कि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मुझे सैलरी दीजिए, मैंने ज़्यादा सेल की है, मुझे कमीशन दे दीजिए, तो सेक्शन 13 सब सेक्शन ए के मुताबिक उसको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई कमीशन नहीं मिलेगा, कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। जी सर, पहला पॉइंट हमें क्लियर होता है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है सैलरी, कमीशन और रेम्यूनरेशन को लेके तो किसी पार्टनर को भी सैलरी, कमीशन वगैरह नहीं दिया जाएगा। और ये किस एक्ट के मुताबिक है? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और उसके सेक्शन 13 सब सेक्शन ए के मुताबिक। अच्छा सर, दूसरा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करने के लिए आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो उस सिचुएशन में
पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। सेक्शन 13 सबसेक्शन बी के मुताबिक अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को लेके कोई यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं है, प्रॉफिट को लेके पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो प्रॉफिट पार्टनर्स में बराबर बराबर बांटे जाएंगे। तीसरा देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर कुछ नहीं बोला है तो नो पार्टनर्स इज अलाउड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये सेक्शन कौन बोलता है? सेक्शन 13 सबसेक्शन सी। तो देखिए 3 पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है सैलरी, कमीशन और रेम्यूनरेशन को लेके, तो किसी भी पार्टनर को सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। चाहे वो पार्टनर जितना मर्जी काम करता हो, चाहे जितनी मर्जी सेल करता हो, उस पार्टनर को कोई कमीशन, सैलरी, रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। और ये किस सेक्शन के मुताबिक है? सेक्शन 13 सबसेक्शन ए। अच्छा, प्रॉफिट्स और लॉसेस की शेयरिंग के बारे में कुछ अगर नहीं बोला गया पार्टनरशिप डीड में, तो प्रॉफिट्स और लॉसेस आपस में इक्वली ही बांटे जाएंगे। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर कुछ नहीं बोला है तो किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, चाहे किसी पार्टनर ने जितनी मर्जी कैपिटल यहां पे लगाई। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो उसको अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं बोला है तो हम कितना % इंटरेस्ट देंगे? 6% पर एनम, वेदर फर्म इज इन प्रॉफिट और लॉस, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे नुकसान हो। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में लोन के इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला है जो पार्टनर ने दिया है, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और उस लोन के बारे में कोई इंटरेस्ट की चर्चा नहीं हुई है, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ है, उस केस में पार्टनर को कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा लोन पे? 6% पर एनम, और चाहे प्रॉफिट, फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इसको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये किस सेक्शन के मुताबिक है? सेक्शन 13 सबसेक्शन डी। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेके अगर कोई पॉइंट नहीं है, पार्टनर्स ने पर्सनल यूज के लिए अगर पैसा निकाला है और उसके बारे में इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। तो यानी कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो आपको सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं वो आपस में बराबर बराबर बांटे जाएंगे, और अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उस पर उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा, फिर चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो देखिए, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया जाएगा। किसी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो 2 चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलती हैं। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो सिर्फ पार्टनर को उसके लोन पे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा, और प्रॉफिट जो है वो बराबर बराबर बांटे जाएंगे। देखिए, सम अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। अ माइनर पार्टनर, सेक्शन 30 के मुताबिक, अ माइनर पार्टनर कैन बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। देखिए, माइनर पार्टनर को भी यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट किया जा सकता है, लेकिन कब? जब बाकी पार्टनर्स यहाँ पे सहमत होंगे। सेक्शन 12 के मुताबिक, एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हर पार्टनर यहाँ पे जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज है उसमें पार्ट ले सकता है। और सेक्शन 69 के मुताबिक अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी। जो रजिस्ट्रेशन है फर्म का, जैसे मैंने आपको फीचर्स में भी बताया था कि कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। सेक्शन 31 के मुताबिक अगर बात करें, न्यू पर्सन कैन बी एडमिटेड एज पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद द एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। तो देखिए, सेक्शन 31 के मुताबिक कोई भी व्यक्ति यहाँ पे एडमिट किया जा सकता है एज अ पार्टनर, लेकिन सारे पार्टनर्स की सहमति का होना जरूरी है। सेक्शन 32 के मुताबिक देखिए क्या है, अ पार्टनर कैन गेट रिटायरमेंट एनी टाइम विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इन अकॉर्डेंस विद द
एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। और पार्टनर अपनी मर्जी से कभी भी रिटायर हो सकता है, लेकिन बाकी पार्टनर्स की सहमति भी यहाँ पे होना जरूरी है, या जो उनके बीच में एक्सप्रेस एक एग्रीमेंट हो रखा है उसके मुताबिक पार्टनर कभी भी रिटायर हो सकता है। सेक्शन 35 के मुताबिक देखिए क्या है, अनलेस अदरवाइज एग्रीमेंट बाय पार्टनर्स अ फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर। देखिए अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है तो अ फर्म कैन बी डिसॉल्व, तो फर्म कभी भी डिसॉल्व की जा सकती है अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो देखिए ये कुछ पॉइंट्स थे प्रोविजन सी एक्ट की जो मैंने आपको बताई, लेकिन आपको आपके सिलेबस के लिए ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। किसी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगा, और प्रॉफिट्स जो हैं वो बराबर बराबर बांटे जाएंगे। किसी पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ लोन अगर पार्टनर ने दिया है तो उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा, चाहे फिर फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, और ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। बाकी ये नीचे के पॉइंट्स आपकी नॉलेज के लिए हैं। तो देखिए व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस क्या है और व्हाई इट इज नेसेसरी टू हैव पार्टनरशिप डीड, और पार्टनरशिप डीड का यहाँ पे होना जरूरी क्यों है। तो देखिए पार्टनरशिप डीड इज हेल्पफुल इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस को स्मूथली रन करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट का होना जरूरी है ताकि उनके बीच में लड़ाई झगड़े ना हो, कंफ्यूजन ना हो। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग द डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स रिगार्डिंग प्रॉफिट्स एक्सेट्रा। जो प्रॉफिट्स को लेके पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट, जो लड़ाई झगड़े ज़्यादातर पार्टनर्स के बीच में क्यों होते हैं, पैसे को लेके, प्रॉफिट्स को लेके, तो ताकि पार्टनर्स के बीच में लड़ाई झगड़े ना हो, उसको अवॉइड किया जा सके, इसलिए यहाँ पे डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है। ऑल राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज आर मेंशन प्रॉपरली इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनर्स के राइट्स, पार्टनर्स की ड्यूटीज एंड उनकी लाइबिलिटीज सारी इस डीड में, एग्रीमेंट में मेंशन रहती हैं प्रॉपरली। सो देयर इज नो चांस ऑफ एनी कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग। कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता है और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है पार्टनर्स के बीच में अगर उनके बीच में पार्टनरशिप डीड है। देखिए बिजनेस की, पार्टनरशिप बिजनेस को स्मूथ रनिंग के लिए पार्टनरशिप डीड का होना जरूरी है, उनके बीच में लड़ाई झगड़ों को अवॉइड करने के लिए जरूरी है, और पार्टनर्स के राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, लाइबिलिटीज़ क्या हैं, उसको भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन का कोई चांस नहीं रहता अगर पार्टनरशिप डीड है। तो इसकी इंपॉर्टेंस है, और मेन इंपॉर्टेंस क्या है, इट मे बी यूज्ड एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। देखो कानून के सामने, कोर्ट में ये एक लीगल एविडेंस माना जाता है पार्टनरशिप डीड। अच्छा, पार्टनर्स कितनी तरह के होते हैं, कौन कौन से पार्टनर्स होते हैं। देखिए सबसे पहला एक्टिव पार्टनर। तो देखिए बेटा एक्टिव पार्टनर कौन होता है, नाम से ही पता लग रहा है एक्टिव पार्टनर जो एक्टिवली एंगेज्ड है। अ पार्टनर हु इज एक्टिवली एंगेज्ड इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस इज नोन एज एक्टिव पार्टनर। जो पार्टनरशिप बिजनेस में एक्टिवली कंडक्टेड कर रहा है, बिजनेस को चला रहा है, वो यहाँ पे एक्टिव पार्टनर कहलाएगा, जो सारे यहाँ पे एक्ट कर रहा है। सच पार्टनर वर्क्स एज एजेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड बाइंड्स अदर पार्टनर्स विद हिज एक्ट, अफेयर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डीड्स। तो देखिए एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर है जो एक्टिवली एंगेज्ड है, काम कर रहा है, और एज अ एजेंट काम कर रहा है बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे या पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, और बाकी पार्टनर्स भी बाइंड होंगे उसके एक्ट से, उसके अफेयर से, उसके कॉन्ट्रैक्ट से, उसकी डीड से। जो भी वो काम करेगा तो बाकी पार्टनर्स भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे। अच्छा, तो सर एक्टिव पार्टनर तो हमें पता लग गया। अब इनएक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर कौन है, इसको ऑस्टेंसेबल पार्टनर भी बोला जाता है। पार्टनर हु, नाम से पता लग रहा है स्लीपिंग पार्टनर है, सिर्फ पैसा लगाएगा। अ पार्टनर हु ओनली प्रोवाइड्स द कैपिटल एंड डू नॉट टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस।
ये पार्टनर क्या करता है, सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा और बिजनेस एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेगा। एंड द नेम ऑफ दैट पार्टनर इज केप्ट सीक्रेट फ्रॉम आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स को उसका नाम नहीं बताया जाता। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पैसा लगा देते हैं बिजनेस में लेकिन वो काम नहीं करते हैं और ऐसा भी चाहते हैं कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए इस बिजनेस में। तो ऐसे पार्टनर्स को हम क्या बोलते हैं, इनएक्टिव पार्टनर। क्लाइंट्स इज नोन एज इनएक्टिव और स्लीपिंग और ऑब्सेसिबल पार्टनर। तो देखिए इनएक्टिव स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है, वो पार्टनर जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है और बिजनेस की एक्टिविटीज में काम नहीं करता है, कंडक्ट नहीं करता है, पार्ट नहीं लेता है। और द नेम ऑफ दैट पार्टनर इज कीप्ड सीक्रेट, उसका नाम सीक्रेट रखा जाता है आउटसाइडर से, कस्टमर्स और क्लाइंट से। ठीक है। अच्छा सर, लिमिटेड पार्टनर कौन होता है? तीसरी टाइप है पार्टनर की, लिमिटेड पार्टनर। एज वी नो दैट लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड। देखिए हमने फीचर पढ़ा था पार्टनरशिप फर्म का कि लाइबिलिटीज पार्टनर्स की क्या रहती हैं, अनलिमिटेड रहती हैं। तो एज वी नो दैट लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड बट sometimes there is one partner with limited liability of the capacity of capital invested by him। तो देखिए पार्टनरशिप बिजनेस में ये लिमिटेड पार्टनर्स भी होते हैं जिनकी लाइबिलिटीज तो क्या रहती हैं, लिमिटेड रहती है। वैसे हमारा पार्टनरशिप जो बिजनेस है उसमें हमने फीचर पढ़ा था कि सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटीज क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है पार्टनर्स के बीच में, ऐसा पार्टनर भी हो सकता है जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड की गई हो, यानी कि जितनी उसने कैपिटल इन्वेस्ट की है वहीं तक वो लाइबल रहेगा। लेकिन एक बात और है यहाँ पे, ऑल पार्टनर्स कैन नॉट बी लिमिटेड पार्टनर्स अदरवाइज द फर्म विल बी इलीगल। सारे पार्टनर्स यहाँ पे लिमिटेड पार्टनर्स नहीं हो सकते। अगर सारे पार्टनर्स लिमिटेड पार्टनर्स हो गए, सब पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड हो गई, तो वो पार्टनरशिप फर्म क्या कहलाएगी, इलीगल कहलाएगी। तो सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं हो सकती। हो सकता है कि उन पार्टनर्स के बीच में से किसी एक पार्टनर या दो पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड हो सकती है, लेकिन सबकी यहाँ पे लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होगी। अगर सब पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है तो वो पार्टनरशिप फर्म इलीगल कहलाएगी। देखिए फोर्थ है नॉमिनल पार्टनर। देखिए अ वैल्यूएबल पर्सन who allows the partnership firm to use his name without having any interest in the business and the profits of the firm is known as nominal partner। हो सकता है कि कोई वैल्यूएबल पर्सन हो और हम चाहते हैं कि भाई उसका नाम अगर हम यूज़ कर लें, किसी व्यक्ति का अगर हम नाम यूज़ कर लें तो हमारा बिजनेस ज़्यादा ग्रोथ करेगा, लोग कस्टमर हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन जिस व्यक्ति का हम नाम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पार्टनरशिप बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा और द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, उसको प्रॉफिट से भी कोई लेना देना नहीं है, ना प्रॉफिट्स में कोई इसको इंटरेस्ट है, ना हमारे बिजनेस से कोई इंटरेस्ट है। सिर्फ हम उसका एक नाम यूज़ कर रहे हैं ताकि उसके नाम को यूज़ करके हमारे कस्टमर्स, हमारा बिजनेस ग्रोथ करें। तो ऐसा इसलिए होता है ताकि हम अपने पार्टनरशिप बिजनेस, देखिए किसी का नाम यूज़ करके हम यहाँ पे अपने पार्टनरशिप बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, ग्रोथ पे ला रहे हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो हमें कोई नहीं जानता है, हमारी गुडविल नहीं है, तो हम किसी पर्सन का नाम यूज़ करके यहाँ पे पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति का इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना तो उसको प्रॉफिट से कोई लेना देना है। तो ऐसे पार्टनर को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल पार्टनर। लाइबिलिटी ऑफ सच पार्टनर इज अनलिमिटेड। देखिए इंपॉर्टेंट बात, हालांकि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन हम उसका नाम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी लाइबिलिटी क्या रहेगी, यहाँ पे अनलिमिटेड रहेगी। जी सर। तो नॉमिनल पार्टनर अपना कोई खास व्यक्ति ही होगा जो हमारी मदद करेगा। अच्छा देखिए प्रॉफिट्स, पार्टनर ऑफ प्रॉफिट्स ओनली। तो देखिए व्हेन अ पार्टनर इज शेयरिंग प्रॉफिट्स ओनली एंड नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेज इज कॉल्ड पार्टनर फॉर प्रॉफिट ओनली। ऐसा भी हो सकता है कि हमने कोई पार्टनर बनाया है लेकिन उसने कहा कि जब प्रॉफिट्स होंगे तो मैं उसी के लिए प्रॉफिट्स ही शेयर करूंगा, लेकिन लॉसेस में हिस्सेदारी नहीं लूंगा मैं। तो ऐसे पार्टनर को हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स ऑफ प्रॉफिट ओनली। जी सर। तो देखिए हमने 5 यहाँ पे टाइप्स पढ़ी हैं। कौन कौन से, एक्टिव पार्टनर,
जो एक्चुअली काम कर रहा है, एंगेज्ड है, फर्म के बिहाफ पे काम करेगा। इनएक्टिव पार्टनर जिसने सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट किया है और वो उसका नाम हम सीक्रेट रखते हैं अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से। और लिमिटेड पार्टनर का मतलब उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है, लेकिन सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं हो सकती। अगर ऐसा हुआ तो पार्टनरशिप फर्म इलीगल हो जाएगी। और नॉमिनल पार्टनर क्या है, हम किसी वैल्यूएबल पर्सन का नाम यहाँ पे नाम यूज कर रहे हैं, उसके नाम से हम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उस पार्टनर का यहाँ पे, उस पर्सन का यहाँ पे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्रॉफिट में कोई हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन उसकी लाइबिलिटी फिर भी क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। और पार्टनर ऑफ प्रॉफिट ओनली, मतलब वो पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट में ही हिस्सेदार होगा, लॉसेस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो ऐसा भी पार्टनर हो सकता है। तो देखिए, पार्टनर्स बाय स्टॉपल्स, इसका मतलब क्या होता है सर, इसको समझा दीजिए। तो देखें, when a person who is not a partner but represent himself as a partner by words spoken, written or his conduct is known as partner by estoppel। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति जो पार्टनर नहीं है लेकिन उसके एक्ट से, उसके वर्ड से, उसके रिटन वर्ड से, स्पोकन वर्ड से या उसके कंडक्ट से दूसरी पार्टी को अगर ऐसा लगता है कि ये पार्टनर है या फिर ऐसा वो दर्शाता है कि वो पार्टनर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनर बाय एस्टॉपल। जैसे कि बैंक में दो व्यक्ति ए और बी, दो बिजनेस कर रहे हैं पार्टनर, मेरे दोस्त हैं ए और बी, और मैं भी उन्हीं के साथ चले गया और बैंक मैनेजर से हमने लोन की बात की। मैंने कहा हम बिजनेस कर रहे हैं और हमें लोन चाहिए। तो मैंने ऐसा एक्ट किया कि मैं इनका पार्टनर हूँ, हालांकि मैं उनका पार्टनर नहीं हूँ, मैं सिर्फ उनका फ्रेंड हूँ। मैं उनके साथ मैनेजर के पास लोन के पर्पज़ के लिए गया था कि हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें उसके लिए लोन चाहिए। तो मैंने अपने एक्ट से, अपने वर्ड से ऐसा दर्शाया है कि हम पार्टनर हैं। तो मैनेजर को ऐसा लगा, तो वहाँ पे क्या है, ऐसे पार्टनर को हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बाय एस्टॉपल। If he has made any transaction on behalf of the firm, the liability of such partner will arise। ऐसे में मेरी लाइबिलिटी में यहाँ पे अराइज हो जाती है। इन रियल सेंस ही विल नॉट बी ट्रीटेड एज पार्टनर बाय द फर्म, लेकिन रियल सेंस में वो पार्टनर नहीं है। लेकिन अगर उसके एक्ट से, उसके काम से, उसकी ट्रांजेक्शन से अगर कोई पार्टनर्स की लाइबिलिटीज, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटीज अराइज होती है, तो वहाँ पे वो जो पार्टनर बाय एस्टॉपल है वो भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, और एक्चुअल सेंस में वो पार्टनर नहीं ट्रीट किया जाएगा। अच्छा, सिर्फ लाइबिलिटीज के लिए पार्टनर ट्रीट किया जाएगा। अच्छा सर, राइट्स और ड्यूटीज क्या है पार्टनर्स की? देखिए, राइट्स ऑफ पार्टनर्स, देखिए सिंपल है, राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट। हर पार्टनर यहाँ पे उसका हक है कि वो मैनेजमेंट में पार्ट ले सकता है, उनकी एक्टिविटीज में एंगेज हो सकता है। राइट टू इंस्पेक्ट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, बुक्स ऑफ द अकाउंट्स, बुक्स को कभी भी इंस्पेक्ट कर सकता है, चेक कर सकता है। राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स बांटने के लिए वो यहाँ पे प्रॉफिट्स के लिए भी यहाँ पे उसका राइट है, प्रॉफिट्स वो मांग सकता है, पार्टनर से शेयर कर सकता है। राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द मैटर्स अफेक्टिंग द पार्टनरशिप बिजनेस, जो भी पार्टनरशिप बिजनेस को जितने भी मैटर्स हैं और जो भी मैटर्स हैं, अगर वो मैटर्स से पार्टनरशिप बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है तो उन मैटर्स को कंसल्ट करना इसका राइट है। कंसल्ट कर सकता है दूसरे पार्टनर से, या दूसरे पार्टनर भी इसके साथ कंसल्ट करेंगे। और राइट टू रिटायर, पार्टनर कभी भी अपनी मर्जी से रिटायर हो सकता है। तो देखिए, पार्टनर्स के राइट्स हैं, फिर से बता देते हैं। राइट टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में हिस्सेदारी ले सकते हैं। राइट टू इंस्पेक्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स कभी भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं। राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। राइट टू कंसल्टेड अबाउट मैटर्स, जो भी मैटर्स पार्टनरशिप बिजनेस को अफेक्ट करेंगे उनको वो कंसल्ट कर सकता है दूसरे पार्टनर्स के साथ, उसका ये राइट है। और राइट टू रिटायर, अपनी मर्जी से कभी भी वो रिटायर हो सकता है। अच्छा सर, ड्यूटीज क्या है? ड्यूटीज क्या है पार्टनर्स की?
देखिए पहली ड्यूटी क्या है, ही शुड बी फेथफुल टू द अदर पार्टनर्स। पहली ड्यूटी ये होगी उसकी कि वो दूसरों के लिए भरोसेमंद होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए। ही शुड बी शेयर द लॉसेज ऑफ द फर्म, उसको फर्म के प्रॉफिट्स में ही हिस्सेदारी नहीं लेनी चाहिए, लॉसेस के लिए भी रेडी रहना चाहिए, शेयर करना है। टू अटेंड हिज ड्यूटीज डिलीजेंटली, ही शुड नॉट compete विद द फर्म। देखो उसको अपनी ड्यूटी पूरी तरह करनी है, और ये नहीं कि अभी हमने हॉस्पिटल खोला है पार्टनरशिप बिजनेस में, 3 डॉक्टर्स हैं उन्होंने आपस में मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस में हॉस्पिटल खोला है, और फिर उसके बाद पार्टनर शाम को अपना क्लिनिक सामने खोल के बैठ गया, यानी कंपीट कर रहा है बिजनेस को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इसका ड्यूटी है पार्टनर की कि वो पार्टनरशिप फर्म को कंपीट नहीं करेगा। A partner cannot transfer his share without the consent of all partners। बाकी पार्टनर्स की सहमति के बगैर वो अपना जो शेयर है प्रॉफिट में उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता है, नहीं करना चाहिए, या फिर उसको, उसकी ड्यूटी है ये। ही शुड एक्ट विद इन द अथॉरिटी, जो उसको अथॉरिटी मिली है, जो उसको पावर मिली है, उसके एक्ट, उसके अंदर ही उसको काम करना होगा। ठीक है जी। तो सर ड्यूटीज़ क्या है एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए पार्टनर फेथफुल होना चाहिए दूसरे पार्टनर्स के लिए, और प्रॉफिट्स और लॉसेस को बांटने के लिए सिर्फ प्रॉफिट्स में ही हिस्सेदारी ना ले, लॉसेस के लिए भी रेडी रहे, और अपनी ड्यूटीज़ को डिलीजेंटली यहाँ पे कंप्लीट करेगा और कंपीट नहीं करेगा फर्म को। ठीक है। और पार्टनर अपना शेयर ट्रांसफ़र करेगा, लेकिन बाकी पार्टनर्स की सहमति के साथ कर सकता है, उसके बगैर नहीं करना चाहिए उसको, और अपनी अथॉरिटी के अंडर ही उसको एक्ट करना चाहिए, काम करना चाहिए। जी सर। तो लास्ट देखिए इसमें हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे, फिर हम कल से नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे। ये कुछ बेसिक थ्योरी थी जो बताना जरूरी है। देखिए लास्ट जो है पर्सनल प्रॉफिट्स अर्नड बाय द पार्टनर। अगर पार्टनर पर्सनल प्रॉफिट कमाता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? अगर हम 2 या 3 पार्टनर्स हैं और उसमें से एक पार्टनर पर्सनल प्रॉफिट कमाता है तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए सेक्शन 16 क्या बताता है हमें, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ है, if a partner earns any profit by using the name or property of the firm, he may be asked to pay it to the firm। अगर देखिए कोई भी पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके, फर्म का नाम यूज करके अगर प्रॉफिट कमाता है तो उसको वो प्रॉफिट दूसरे पार्टनर्स को भी देना पड़ेगा। ठीक है जी। दूसरा है, इफ अ पार्टनर इज कंपीटिंग द फर्म by running the business of the same nature, in such case profit earned by him shall be paid to the firm। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस फर्म को, जिस बिजनेस में वो पार्टनर है, उस बिजनेस फर्म को compete कर रहा है, सेम बिजनेस कर रहा है उसके जैसा, और वहाँ से प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसको वो प्रॉफिट कमा के, वैसे तो देखिए ऐसा करना उसकी, अभी हमने पढ़ा था कि उसकी ड्यूटीज़ क्या क्या है, वो compete नहीं करेगा फर्म को, लेकिन अगर वो compete करता भी है और प्रॉफिट कमाता भी है तो उसको वो प्रॉफिट किसको देने पड़ेंगे? फर्म को देने पड़ेंगे, यानी बाकी पार्टनर्स के साथ भी शेयर करने पड़ेंगे। देखिए पर्सनल प्रॉफिट यहाँ पे पार्टनर नहीं कमा सकता है हाँ, उनके बीच में अगर एग्रीमेंट हुआ है किसी बात को लेके तो उस सिचुएशन में वो कर सकता है। तो देखिए आज का हमारा ये जो पोर्शन है, लेक्चर है, यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा कल, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में आपको बताएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और न्यूमेरिकल पार्ट कल से हम स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए आपके ये बेसिक्स थे जो आपको, जिसका नॉलेज होना ज़रूरी है बेटा, तो तभी आप आगे की चीज़ें समझ पाएंगे आसानी से, न्यूमेरिकल पार्ट में दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी, और नेक्स्ट चैप्टर्स में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो इसको आपको नोट्स प्रॉपरली बनाने हैं बेटा, ताकि फ्यूचर में भी काम आ सके आपके, और
इसमें भी अगर कोई आपको डाउट होते हैं तो आप बेसिकली यहाँ पे मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपका यहीं तक रहेगा। धन्यवाद।